बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक उनकी अदालत के बाहर मौजूद हैं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुद्दई मुकदमा है शौकत मुकद्दम, उनके वकील निसार असगर। इन्होंने इससे कबल जब ट्रायल हुआ था तो वहाँ पे भी जो कंक्लूडिंग जो आर्गूमेंट्स थे मुद्दई मुकदमा की जानिब से वो इन्होंने किए थे और उसके बाद जो शाह खावर साहब हैं उन्होंने आके आर्गूमेंट्स किए थे और आज भी जो कंक्लूडिंग आर्गूमेंट्स हैं वो स्टार्ट किए हैं निसार असगर एडवोकेट इन्होंने, और बड़े ही नपे तुले अंदाज में और बड़े आसान अल्फाज में और समझाने की कोशिश की है जजेस को, बेंच को, उन जो सवालात के बारे में या जो चीज़ें उठाई गई, जो सवाल उठाए गए, जो मुजरमों के वकला थे उनकी जानिब से जो सवालात उठाए गए थे, ख़ास तौर पर जितना भी ये केस है उससे मुतल्लिक, और वो जो सवालात उठे थे तो उसका जवाब आना बहुत ज़रूरी था। और सबसे पहले जब इन्होंने आर्गूमेंट शुरू किए हैं तो उन्हीं को आज समझाने की कोशिश की है और हम ये कोशिश करते हैं कि आपको भी निसार असगर साहब भी बताएं कि कौन कौन से 3-4 पॉइंट्स जो है उन्होंने आज अदालत को बताने की कोशिश की, जो पूरे केस में उनके हवाले से सवालात जो है वो जो वकला जो है वो उठाते रहे हैं। निसार साहब आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको ही कहूँगा कि आपने जो 3 या 4 पॉइंट्स जो अदालत को आज बताए हैं, फर्दर आर्गूमेंट्स नाजरीन कल होने हैं, कल ये जो केस जो है वो जारी रहेगा। और साथ में ये भी बता दूं कि अब ये केस बहुत जल्द इसका फैसला जो है वो बज़ाहिर लग रहा है कि बहुत जल्द आ जाएगा। सर साहब बताइएगा कि कौन कौन से पॉइंट्स थे जो उन्होंने उठाए और आपने आज जवाब दिए हैं। शुक्रिया जी। सबसे पहली बात जो थी आज जो मेन पॉइंट था वो ये था कि उन्होंने एक IMEI नंबर के हवाले से एक आर्गूमेंट किया था कि जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने इसके अंदर कोई ऐसी चेंजिंग्स की हैं कि इन्होंने ओरिजिनल फैक्ट्स को छुपाने की कोशिश की है। तो वो हमने आज क्लैरिफाई कर दिया। मोबाइल का उन्होंने कहा था कि शायद मोबाइल तब्दील किया गया है, और उसके लिए वो रिलाई करते थे कि ये इसमें IMEI नंबर 2 मकतूला नूर मुकद्दम का। तो उन्होंने कहा जी कि ये नंबर है जो CDR में आया है और एक ये नंबर है जो एक FIA की रिपोर्ट में है। तो एक्चुअली उन्होंने जो उनका ये वर्जन था वो हमने क्लैरिफाई कर दिया आज कोर्ट को कि जो वो दूसरा नंबर बता रहे हैं वो IMEI नंबर नहीं है, वो उस डिवाइस का नंबर है। और वो जो रिपोर्ट है उसके अंदर ये बात कैटेगोरिकली मेंशन है, क्योंकि IMEI नंबर जो है वो एक इंटरनेशनल सेटल्ड उसके बारे में ये रूल है कि वो 15 डिजिट्स पे होता है, उसमें किसी किस्म के अल्फ़ाबेट्स नहीं होते। तो वो जो कंपैरिजन करवा के मिसलीडिंग एक उनका ये था आर्गूमेंट था जो उन्होंने बिल्ड किया, लेकिन वो इस हवाले से जो है उसको हमने आज निगेट कर दिया कि उसके लिए आपने IMEI नंबर का कंपैरिजन IMEI नंबर से करना है। तो वो हमने क्लैरिफाई कर दिया कि उन्होंने ये रिपोर्ट है दैट इज़ ऑन द रिकॉर्ड। तो वो बात हमने क्लैरिफाई कर दी। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो बताया वो सीरियल नंबर पढ़ के बता रहे थे, सीरियल नंबर को कंपेयर करते थे IMEI नंबर से, लेकिन रेफर ऐसे करते थे कि ये दोनों IMEI नंबर है, ओके, वेयर एज एक नंबर सीरियल नंबर। और वो जो कंफ्यूजन क्रिएट करके उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि जो मोबाइल है नूर मुकद्दम का वो तब्दील किया गया। हाँ, तो वो आपने ये साबित किया कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की। कोर्ट वाज आल्सो कन्विंस्ड कि उसके बाद लग रहा था कि ये जो है, क्योंकि ये 15 का कंपैरिजन 15 से ही होना है। और दूसरा पॉइंट आपको उसके बाद जो दूसरी थी कि एक बात यहाँ पे की गई कि स्विस नाइफ का जो हैंडल है, जो वेपन ऑफ ऑफेंस है, उसके ऊपर उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं। तो उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया कि क्योंकि स्पॉट के ऊपर जब आते हैं फोरेंसिक वाले तो उन्होंने जो हैंडल था उस नाइफ का उसके ऊपर भी क्योंकि वो ब्लड था, तो उन्होंने उससे जब रुई के जरिए ब्लड कलेक्ट किया तो उसके बाद उनके आने का इम्कान ही नहीं है। और वो एक आर्टिकल है उस PFSA की रिपोर्ट में 20.2 है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि इन्होंने स्पॉट से ये 20.2 कलेक्ट किया है। वो क्या आइटम है? वो है रुई के जरिए हैंडल से उठाया गया खून। तो जब वो ब्लड आ गया तो ये एक नेचुरल बात है कि जो चीज़
अगर तो उस लिक्विड फॉर्म के ब्लड को उठाने के बाद रुई से उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स की पॉसिबिलिटी ही नहीं रहती। ये जनाब। और तीसरा पॉइंट आपका? तीसरा था उनका डिस्क्रिपेंसी। वो कहते थे जी कि जो आपने ये एफआईआर करवाई है कंप्लेनेंट ने, उसके अंदर ये है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा कोई कंसल्टेशंस की हैं और डेलिब्रेशंस की हैं। और दूसरा ये एक और उसी का ये था कि जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनकी टाइमिंग्स के अंदर डिफरेंस है बहुत। तो वो हमने आज इस तरह एक्सप्लेन किया कि 10:04 पे कंप्लेनेंट को इन्फॉर्मेशन मिलती है और उसका सीडीआर उसकी लोकेशन बताता है कि वो नेवल एनकरेज से चलते हैं और फिर यहाँ पे पहुँचते हैं F8 में। तो तकरीबन 25 मिनट का टाइम रह जाता है कंप्लेनेंट के पास F8 पहुँचने से लेके 11:15 बजे तक उस कंप्लेंट को ड्राफ्ट होने तक। तो उस 25 मिनट के अंदर कैसे डेलिब्रेशंस और कंसल्टेशंस का मार्जिन है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। और उसके अलावा जो बाकी उन्होंने ऑफिशियल्स की टाइमिंग बताएं तो वो हमने ये एक्सप्लेन किया कि ऑफिशियल्स की टाइमिंग में भी अगर 15 से 20 मिनट का मार्जिन है, वो अदरवाइज भी सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट है कि ये इररेलेवेंट है। लेकिन अगर उसको भी जस्टिफाई करना पड़े तो ये बहुत आसान हमारे पास ये आर्गूमेंट था कि तमाम के तमाम जो वहाँ पे विटनेसेस ऑफिशियल आए हैं वो किसी एक जगह से इकट्ठे उठ के नहीं आए। उसमें कोई रेस्क्यू 15 का ऑफिशियल था, कोई उसमें जो होमिसाइड यूनिट है कोई वहाँ से आ रहा था, कोई बंदा थाने से आ रहा था। तो नेचुरल बात है जिसने दूर से आना है उसने 10-5 मिनट के डिस्टेंस मार्जिन के साथ आना है। तो ये 3 बातें बुनियादी तौर पे, ये 4 पॉइंट्स थे। पुलिस ऑफिशियल्स की जो टाइमिंग है, कंप्लेनेंट की जो है कि उसने बहुत ज़्यादा कोई कंसल्ट करके करवाया, ये स्विस नाइफ और IMEI नंबर। तो इन 4 के ऊपर हमने जो हमारी हद तक मुमकिन था हमने असिस्ट किया है। तो बहुत शुक्रिया निसार असगर साहब, क्योंकि ये सवालात आ रहे थे तो वो उनके जवाब जो है वो आना ज़रूरी था। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मुजरिमों के वकला हैं उनकी जानिब से उठाए गए हैं। कल जो है वो इस केस की समात कल तक मुलतवी हुई है और कल जो है वो जो इनकी जानिब से कहा गया है कि कल उम्मीद है कि इनके आर्गूमेंट्स मुकम्मल होंगे और उसके अगले रोज़ जो उस पर रिबटल है वो मुजरिमों को के वकला की जानिब से शायद जो है वो होगा और फर्दर जो है वो केस आगे बढ़ेगा। बज़ाहिर मुझे ये लगता है कि अगले 1-2 हफ्तों में इस केस को ये कंक्लूड होता हुआ नज़र आ रहा है। बज़ाहिर क्या लगता है आपको? बिल्कुल ऐसी पोजीशन है जी।